हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश राइम। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ पेडागोजी, सोशल साइंस की पेडागोजी डिस्कस करूंगी, जो कि आपके सीटेट पेपर 2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ पेडागोजी। पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ, ये किसका अध्ययन है? शिक्षा, छात्रों का मार्गदर्शन करना, सीखने की प्रक्रिया या फिर शिक्षण के तरीके, टीचिंग मेथड्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टीचिंग मेथड्स। मीन्स क्लास में एक टीचर है जो सोशल साइंस को स्टडी टीचिंग करवा रहा है। मीन्स तो वो कौन कौन से टीचिंग मेथड है यूज करके क्या है बच्चों को अपना जो लेक्चर है, जो मैसेज है, कंसेप्ट है, वो बच्चों तक कैसे डिलीवर कर रहा है। वो जो टीचिंग मेथड यूज कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? पेडागोजी। ये टीचिंग मेथड्स की क्या है? स्टडी है। नेक्स्ट, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। मीन्स आजकल जो आपको सबको पता ही है कि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना चल रहा है। तो इसमें जो आजकल टेक्नोलॉजी चल रही है टीचिंग को, लर्निंग को इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसको क्या बोला जाता है एजुकेशन में? आईटी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। द राइट आंसर इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि हम आज जैसे लॉकडाउन के बाद से स्टूडेंट्स क्या है, घर बैठे बैठे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें हमको इंफॉर्मेशन भी मिल रही है और साथ साथ में हम क्या है, कम्युनिकेट भी कर पा रहे हैं। और इस माध्यम से क्या है, इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंच रही है। ये आजकल की टेक्नोलॉजी का फायदा है कि हम कहीं भी, कहीं पे बैठ के भी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, द मेन प्रॉब्लम ऑफ सोशल साइंस टीचिंग इज। आजकल सोशल साइंस की टीचिंग की मेन प्रॉब्लम क्या है? देखिए, सोशल साइंस को क्या है, शुरू से ही एक बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। स्टूडेंट्स इसके नेम से भी डरते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हिस्ट्री है, कितनी डेट्स वगैरह आती हैं, वास्ट ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल लाइफ है, इकोनॉमिक्स है। तो स्टूडेंट्स को क्या है, वो सब कुछ क्या है, शुरू से हैबिट ऐसी डाली हुई है कि उनको सारा कुछ याद करना पड़ता है। तो इसलिए वो इस सब्जेक्ट को बोरिंग मानते हैं। इसमें कोई एक्टिविटीज नहीं होती, उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो यही क्या है, सोशल साइंस टीचिंग की मेन प्रॉब्लम्स हैं। ये देखिए, कन्वेंशनल टीचिंग प्रैक्टिसेस, जो पारंपरिक शिक्षण पद्धतियां हैं, सॉरी, जो पारंपरिक शिक्षण पद्धतियां हैं, वो क्या है, शुरू से वैसे ही चली आ रही हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आए। लैक ऑफ लाइब्रेरी फैसिलिटीज, पुस्तकालय सुविधाओं का अभाव, प्रॉपर हमारे क्या है, प्रॉपर लाइब्रेरी की फैसिलिटी नहीं है। अनट्रेन टीचर, मीन्स टाइम टू टाइम क्या है, उन्हें क्या है, ट्रेनिंग नहीं दी जाती। वो शुरू से ही जो टीचिंग मेथड्स को यूज करके बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं वही यूज करके पढ़ाते हैं, अभी भी पढ़ा रहे हैं। तो उन्हें क्या है, प्रॉपर टाइम टू टाइम गाइडेंस और ट्रेनिंग की कमी है। और इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा कि ये जो ऑल ए बी सी, ये तीनों ही मेन प्रॉब्लम है सोशल साइंस की टीचिंग में। आगे, सोशल साइंस इज सपोज टू स्टडी, सामाजिक अध्ययन का अध्ययन करना चाहिए। मीन इसमें किसका अध्ययन होता है? इकोनॉमिक रिलेशंस ऑफ मैन, पॉलिटिकल रिलेशंस ऑफ मैन, सोशल रिलेशंस ऑफ मैन और सोशल ज्योग्राफिकल रिलेशंस ऑफ मैन। तो आपको सबको पता ही है कि सोशल स्टडीज में किसका अध्ययन होता है? सोशल रिलेशंस ऑफ मैन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। मीन्स इसका जो है कि ह्यूमन का उसके आसपास के, मीन्स सोसाइटी के साथ सोशल उसके रिलेशंस कैसे हैं, उसका क्या है, अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, to create interest in social science among students, a teacher should, मीन्स छात्रों के बीच सामाजिक विज्ञान में रुचि पैदा करने के लिए एक शिक्षक को
क्या करना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि शुरू से ही स्टार्टिंग से ही इस सब्जेक्ट को क्या है, बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। तो इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए एक टीचर को, एक सोशल साइंस टीचर को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे क्या है छात्रों की रुचि बढ़े इस सब्जेक्ट में। नॉट अलाउ द स्टूडेंट्स टू आस्क, छात्रों को पूछने की अनुमति न देना, ये तो कोई ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जिसमें क्या है बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उसमें वो इंटरेस्ट उनका क्रिएट होगा और उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी और वो ज़्यादा रुचि लेंगे। तो ये तो राइट आंसर नहीं है। गतिविधि आधारित शिक्षण करें, यस ये ठीक है। पाठ्य पुस्तक का उपयोग करके सिखाएं, नहीं ये भी गलत है। कहते हैं ना, पहले क्या होता था, लाइन का फकीर होना, पहले टाइम में इसको ठीक माना जाता है, बट आजकल के टाइम में ये बिल्कुल ही रॉन्ग मेथड है। ठीक है, टेक्स्ट बुक को एक हम एज अ टूल यूज कर सकते हैं, बट टोटली डिपेंड ऑन टेक्स्ट बुक्स ये आजकल के ज़माने में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आज की शिक्षा में जो शिक्षण है उसको क्या बनाया जा रहा है, चाइल्ड सेंटर्ड बनाया जा रहा है। तो उसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करवाई जाती हैं ताकि बच्चे अपने इंटरेस्ट क्रिएट करें, अपने टीचिंग सॉरी टीचर्स हैं उनका उनका भी इंटरेस्ट बढ़े और स्टूडेंट्स हैं उनका भी इंटरेस्ट बढ़े। टीचर्स को सिखाने में इंटरेस्ट बढ़े और स्टूडेंट को क्या है, सीखने के लिए इंटरेस्ट बढ़े। तो इसमें क्या है, डू एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होनी चाहिए, गतिविधि आधारित शिक्षण। नेक्स्ट, सोशल स्टडीज टेक्स्ट बुक शुड बी अकॉर्डिंग टू, जो सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है वो किसके अनुसार होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया है, एजुकेशन अब किस पे फोकस हो रही है, चाइल्ड सेंटर्ड, तो चाइल्ड पे बेस्ड हो रही है। तो इसलिए जो पाठ्य पुस्तक हैं वो भी किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, द स्टूडेंट। द राइट आंसर इज स्टूडेंट। नेक्स्ट, टीचर्स शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स क्लियरली and in interesting way and relate this new information to the things students, में शिक्षकों को, टीचर्स को छात्रों को स्पष्ट रूप से और दिलचस्प तरीके से जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इस जो वो नई जानकारी दे रहे हैं वो जानकारी को छात्रों की जानकारी से संबंधित करना चाहिए। कैसे संबंधित करना चाहिए, मीन्स जो वो नई जानकारी दे रहे हैं छात्रों को, तो उनको छात्रों की जानकारी से संबंधित कैसे करना चाहिए। जो जानकारी उनको पहले से पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है उनको, डोंट नो, ऑलरेडी नो पहले से ही पता है, विलिंग टू नो जानने के लिए तैयार है, या फिर नॉट विलिंग टू नो। नहीं, द राइट आंसर इज ऑलरेडी नो, कि उनको उसकी जानकारी पहले से ही होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट को कुछ नॉलेज ही नहीं है, आपको उसे कुछ बताओगे नहीं, आप क्लास में आके एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हो, आप बच्चों के सामने बस वो डिलीवर करके चले गए, तो बच्चे कुछ नहीं समझ पाएंगे। अगर उनको थोड़ी बहुत पहले से नॉलेज होगी तो वो आपसे क्वेश्चन भी, टीचर से क्वेश्चन भी आस्क करेंगे, तो ऐसे उनकी इन्वॉल्वमेंट क्या है, ज़्यादा बढ़ती है। तो इससे क्या है, टीचर को वही इंफॉर्मेशन क्या है लेनी चाहिए जिससे जो मतलब क्या है स्टूडेंट्स को पहले से ही उनके बारे में पता हो। नेक्स्ट, which one of the following is not an aid to geographical observation in the classroom, मीन्स भूगोलिक अवलोकन के लिए इनमें से कौन सा टूल नहीं है, ऑब्जर्वेशन नहीं है। नेचुरल हंट, ग्लोव्स, चार्ट्स, मॉडल्स। ये तो बहुत सिंपल आंसर है। हम सोशल साइंस में मॉडल्स भी यूज करते हैं, चार्ट्स भी यूज करते हैं, ग्लोव्स भी यूज करते हैं, बट नेचुरल हंट, प्राकृतिक शिकार, ये क्या है, इसमें रॉन्ग आ जाएगा। तो इन्होंने नॉट पूछा है, नॉट एन ए टू जियोग्राफिकल ऑब्जर्वेशन, तो राइट आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं। Which of the following approaches have been considered while developing social and political life textbooks? मीन्स इनमें से कौन से निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण पर विचार किया गया है सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक को विकसित करते समय। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक्स, लर्निंग थ्रू यूज ऑफ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स एंड एक्सपीरियंस, ठोस उदाहरणों और अनुभवों के उपयोग के माध्यम से सीखना, तथ्यों और डेटा के आधार पर प्रतिधार के माध्यम से सीखना,
एक अवधारणा को सारांशित करने के लिए परिभाषाओं का उपयोग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, जैसे ये भी सोशल साइंस का पार्ट है, इसको पढ़ाने के लिए जो टेक्स्ट बुक है उसमें क्या होना चाहिए, ठोस उदाहरणों और अनुभव के उपयोग के माध्यम से सिखाना, ये होना चाहिए। अगर हम करेंगे कि तथ्यों और डाटा के आधार पर प्रतिधार नहीं, रिटेंशन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ये तो क्या है, बिल्कुल गलत है। किसी भी चीज का रिटेंशन, ये तो किसी भी एजुकेशन का गोल नहीं हो सकता कि बच्चों को सिर्फ हम तथ्य और डाटा के बारे में बता दें, नहीं। यूज ऑफ डेफिनेशंस नहीं, इससे भी क्या है, बच्चे ज्यादा सीख नहीं पाएंगे। तो द राइट आंसर इज कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स और एक्सपीरियंसेस। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए ऐसे एग्जाम्पल्स का यूज करना जो उनकी डेली लाइफ से जुड़ी हो। इससे क्या है, बच्चे जल्दी सीखते हैं। नेक्स्ट, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस मेक सोशल साइंस लेसन्स। जब एक टीचर क्लास में एक्टिविटी करवाता है, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करवाता है, तो इससे सोशल साइंस का जो लेसन है, पार्ट है, वो क्या बन जाता है, लेंथी, कॉम्प्रिहेंसिव, जॉयफुल या फिर डिबेटेबल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इससे क्या है, वो हर्षित होते हैं, उनको आनंद आता है, वो इन्वॉल्वमेंट होती है उनकी और वो जॉयफुल फील करते हैं। उनकी जो सदियों से हमारी बॉर्डम चली आ रही है, उससे क्या है, छुटकारा मिलता है। नेक्स्ट, द प्राइमरी पर्पस ऑफ असेसमेंट इन सोशल साइंसेस। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, कैटेगराइजिंग एंड लेबलिंग लर्नर, नहीं। ये तो किसी भी एजुकेशन का कोई ये एम नहीं हो सकता। किसी भी स्टूडेंट को लेबल करना, ये तो कभी भी आंसर नहीं हो सकता, इसलिए ये तो बिल्कुल ही गलत आंसर है। जहां पे भी आपको पेपर में ये लेबलिंग और कैटेगराइजिंग दिखे तो सीधा उसको रॉन्ग ही मान लेना आंसर। टू रिकॉल टेक्स्ट बुक नॉलेज एंड रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस, नहीं। टेक्स्ट बुक नॉलेज को याद करना नहीं, मैंने अभी आपको पहले बताया है कि टेक्स्ट बुक को एज अ टूल यूज कर सकते हैं, बट टोटली डिपेंड ऑन टेक्स्ट बुक, नहीं, ये भी गलत है। टू हाईलाइट सोशल डिफरेंसेस अमंगस्ट द लर्नर्स, ये भी नहीं है कि सामाजिक मतभेदों को उजागर करना, नहीं। ये मतभेद करना किसी भी एजुकेशन में ये किसी भी एजुकेशन का ये गोल नहीं होता, किसी भी टीचर के लिए ये अमान्य नहीं है, मान्य नहीं है, सॉरी। To give learners feedback and setting standards for them to strive towards, yes, ये राइट आंसर है। इससे क्या है, असेसमेंट का पर्पस क्या होता है, इससे क्या है, लर्नर्स को फीडबैक मिलती है, टीचर्स को भी फीडबैक मिलती है और लर्नर्स को भी फीडबैक मिलती है। जैसे टीचर्स हैं क्लास में, वो टीचिंग मेथड्स यूज करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करते हैं, तो जब वो असेसमेंट करते हैं, अगर उनको वो टीचिंग लर्निंग गोल्स नहीं मिल रहे, तो वो चेक करते हैं असेसमेंट के थ्रू कि कहाँ पे वो कमी रह गई, कौन सा टीचिंग मेथड और यूज करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए कि जो है हमें जो उन्होंने गोल सेट किए हुए हैं उसको अचीव किया जा सके। इससे क्या है, लर्नर्स को भी उन्होंने जो गोल सेट किए होते हैं वो पीयर असेसमेंट करते हैं, तो उनको फीडबैक मिलती है कि कहाँ उनके समझने में या उनके सीखने में क्या है, कमी रह रही है। नेक्स्ट, a social science teacher wants to teach the location of continents and oceans, the type of map she should use is। एक सोशल साइंस टीचर वो लोकेशन, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस की लोकेशन बताना चाहता है स्टूडेंट्स को, वो कैसे समझाएगा, कौन से मैप को यूज करेगा वो, इंडियन पॉलिटिकल, इंडियन फिजिकल, वर्ड पॉलिटिकल या फिर वर्ड फिजिकल। देखिए, इंडियन पॉलिटिकल तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्रीज दिखेंगी, वो भी इंडिया की। अगर एक टीचर को कॉन्टिनेंट्स और ओशन के बारे में पढ़ाना है तो उसे
वर्ड मैप तो लेना ही होगा, वर्ड का मैप, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स और ओशन हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में है। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटिकल तो रॉन्ग है, इंडियन फिजिकल भी रॉन्ग है, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये वर्ल्ड की बात हो रही है। वर्ल्ड पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल में तो सिर्फ बाउंड्रीज वगैरह होंगी, ये ओशंस कॉन्टिनेंट्स वगैरह नहीं होंगे। तो द राइट आंसर इज वर्ल्ड फिजिकल। फिजिकल में क्या है, ये जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, माउंटेन्स वगैरह, इसमें क्या है, हमारे वर्ल्ड फिजिकल मैप में ये शो होता है। तो द राइट आंसर इज वर्ल्ड फिजिकल, विश्व भौतिक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव? इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा इफेक्टिव है मेथड? प्रेजेंटिंग रिटन मटेरियल, सिर्फ रिटन मटेरियल प्रेजेंट करना, मल्टीमीडिया मेथड, या फिर प्रेजेंटिंग विजुअल मटेरियल, ऑल ऑफ अबव। ऑल अबव, ऑल ऑफ अबव तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि सिंपली रिटन मटेरियल देना ये तो गलत है, क्योंकि क्लास में देखो हर तरह के बच्चे होते हैं। आजकल जो मल्टीमीडिया को क्लास में, स्कूल में एंटर किया जा रहा है, किया गया है, ये क्यों किया गया है? क्योंकि हर तरह के बच्चे होते हैं, कोई कैसे सीखता है, कोई कैसे सीखता है। सिर्फ उनको रिटन मटेरियल देते रहना नहीं, इससे क्या है, उनकी सारी सेंसेस यूज नहीं होती। विजुअल मटेरियल नहीं, इससे भी नहीं है। कुछ बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं जैसे हैंडीकैप, मीन्स सुनाई नहीं देता उनको, तो वो क्या है, सॉरी, विजुअल मटेरियल, जैसे कि कुछ बच्चों को दिखाई नहीं देता, तो वो सिर्फ सुन सकते हैं। तो ऐसे ये इसमें द राइट आंसर इस क्या हो जाएगा, मल्टीमीडिया मेथड, जिसमें क्या है, कुछ बच्चों को दिखाई नहीं देता तो वो सुन सकते हैं, अगर उनको सुनता नहीं है तो वो देख सकते हैं। तो ये मल्टीमीडिया मेथड क्या है, बेस्ट है कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट, द यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन सोशल साइंस टू। इनका जो लक्ष्य है, ये क्या करते हैं? टीचिंग लर्निंग मटेरियल मेक द लेसन लेंथी, लेसन को लेंथी बनाते हैं। स्टूडेंट्स गेट बोर्ड, स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं, उब जाते हैं। बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। यस, द राइट आंसर इज, क्या है इसका राइट आंसर? क्या इससे लेसन लेंथी हो जाता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल से? नहीं। स्टूडेंट्स बोर होते हैं? नहीं। इससे तो क्या है, उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है और वो उनका इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। राइट आंसर इज सी। मैंने ऐसा ऑप्शन इसलिए डाला है क्योंकि पेपर में आपको उलझाने के लिए ऐसे भी ऑप्शन आ जाते हैं कि आप इसमें से राइट आंसर को ढूंढते हैं। कई बार ऑप्शन ऐसे करके डाल देते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन ऐसा बनाया है। नेक्स्ट, टू मेक लर्निंग इफेक्टिव अ गोल मस्ट बी मीनिंगफुल इन टर्म्स ऑफ। लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, सीखने को प्रभावी बनाने के लिए एक लक्ष्य सार्थक होना चाहिए। किसके लिए सार्थक होना चाहिए वो? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम, इंटेलेक्चुअल आइडियाज, स्टैंडर्ड्स ऑफ अदर्स, या फिर द नीड्स एंड पर्पसेस ऑफ स्टूडेंट्स। यस, बेसिकली क्योंकि ये आजकल चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, तो सब कुछ क्या है, स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। तो द राइट आंसर इज नीड्स एंड पर्पसेस ऑफ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज एक्टिविटी क्वेश्चंस बेस्ड क्वेश्चन में एक सोशल साइंस लेसन। सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आगे चलते हैं। सेल्फ गाइडेड, सेल्फ डिसिप्लिन्ड thinking which attempts to reason at the highest level of quality in a fair minded way is called। मीन्स स्व निर्देशित, आत्म अनुशासित, अपने आप को गाइड करना, अपने आप अनुशासन में रहना, ये सोच जो निष्पक्ष तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करती है, उसे क्या कहा जाता है? आलोचनात्मक सोच, जटिल सोच, बुद्धिमान सोच, अमूर्त सोच। क्या बोलेंगे इसको? क्रिटिकल थिंकिंग, जटिल तो नहीं बोल सकते, ठीक है, ये तो गलत है। कॉम्प्लेक्स थिंकिंग नहीं। इंटेलिजेंट थिंकिंग, इंटेलिजेंट थिंकिंग भी नहीं बोल सकते। एब्स्ट्रैक्ट, इसका राइट आंसर है
क्रिटिकल थिंकिंग जब क्या है एक बच्चे में वो खुद को गाइड करने में सक्षम हो जाता है, वो खुद अनुशासन में रहना सीख जाता है, उसको फेयर माइंडेड वे होता है ओपन माइंडेड वे, कि उसको गलत और सही या फिर एक चीज के और भी बहुत पहलू हैं। एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका तो होता नहीं है। जब ये वो समझ आता है कि इसके सॉल्व करने में, इसको सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं, कि वो अलग अलग दायरे में क्या है सोचने लग जाता है। इंटेलिजेंट थिंकिंग तो ये होता है कि वो सिर्फ प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन ढूंढता है, बट क्रिटिकल में क्या है, वो उसके अलग अलग पहलू पे सोचने लग जाता है। उसका जो लेवल होता है रीजन का, लॉजिक का, वो तर्क करने का लॉजिक का क्या होता है, स्तर क्या है, हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है। जब हाईएस्ट लेवल पे तर्क पहुंचे तो उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट इज which of the following assessment practices involves reflecting on their own learning and setting goals for improvement। इनमें से कौन सी असेसमेंट प्रैक्टिस ऐसी है जिसमें क्या है, इन्वॉल्व रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर ओन लर्निंग, कि स्टूडेंट्स ऑन लर्निंग, अपनी लर्निंग, और सेटिंग गोल्स, वो अपने खुद के गोल सेट करते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यस, द राइट आंसर इज असेसमेंट एज लर्निंग। इसमें क्या है, स्टूडेंट्स खुद इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो क्या है, खुद अपनी लर्निंग और लर्निंग गोल सेट करते हैं और उसमें खुद इम्प्रूवमेंट भी करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू मेक एन एक्शन प्लान फॉर अ सॉल्विंग प्रॉब्लम। मीन्स कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए इनमें से बेस्ट वे कौन सा है। समस्या को छोटे चरणों में विभाजित करें, ये भी ठीक है। प्रत्येक प्रत्येक चरण के लिए समय सीमा निर्धारित करें, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, उन संसाधनों की पहचान करें जिनकी आपको आवश्यकता होगी, और उपरोक्त सभी। तो ये सारे क्या है पॉइंट, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इसमें क्या, सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम है, अगर हम उसको ब्रेक द प्रॉब्लम डाउन इनटू स्मॉलेस्ट, अगर हम उसको स्मॉलेस्ट स्टेप में क्या है, छोटे छोटे चरणों में विभाजित कर लेंगे, तो हमें क्या है, प्रॉब्लम वो छोटी दिखाई पड़ेगी, तो हम उसको क्या है, उसका सोल्यूशन इजिली ढूंढ पाएंगे। फिर क्या है, उसके बाद उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। अगर हम कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करेंगे तो हम क्या, कंफ्यूज्ड रहेंगे, तो हम उसको क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या है, हिचकिचा सकते हैं, मीन्स काफी टाइम लगा सकते हैं। अगर समय सीमा निर्धारित होगी, जैसे भी किसी भी कोई कंपनी में काम कर रहा है, उसको कोई गोल दिया जाता है कि आपने ये काम इतने समय में करना है, तो वो क्या है, उसको गोल को अचीव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करता है, कि मेरा टाइम टू टाइम ये क्या है गोल। इससे क्या है, समय की बचत होती है, टाइम सेविंग होती है, नहीं तो आप एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे रहेंगे। इसलिए समय सीमा निर्धारित करना बहुत जरूरी है। उसके बाद उन संसाधनों की पहचान करना, उन रिसोर्सेज की पहचान करना जिनकी आपको आवश्यकता होगी। मीन्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो रिसोर्सेज हमें चाहिए, वो चाहे किसी ह्यूमन बीइंग के रूप में हो सकते हैं, चाहे मनी के रूप में, टाइम के रूप में, या किसी भी टाइप के रिसोर्सेज हो सकते हैं। इसलिए द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, portfolios are an important tool of assessment as it enables teachers to make generic observation on the students. Option B, it provides a cumulative record of the growth of students. Option C, it is quick and easy to plan and implement. Option D, it provides conclusive information about the students. Yes, portfolio are an important tool of assessment as, तो इसका क्या बेनिफिट होता है पोर्टफोलियो का, इट प्रोवाइड्स द cumulative रिकॉर्ड ऑफ द ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट। मतलब क्या है, ये छात्रों के विकास का संचयी रिकॉर्ड प्रदान करता है। इसमें क्या है, स्टूडेंट को यूज टू शो के स्टूडेंट्स वर्क,
स्टूडेंट्स के वर्क को शो किया जाता है इन अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, मीन्स अलग अलग सब्जेक्ट में, जैसे कि राइटिंग, आर्ट, मैथ्स, साइंस। तो इसमें क्या है, स्टूडेंट्स की वीकनेस और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये क्या है, इसका स्टूडेंट्स का कम्युलेटिव रिकॉर्ड है ग्रोथ की, उनकी ग्रोथ, उनके वीक पॉइंट और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं दोनों को क्या है ध्यान में रखा जाता है, दोनों को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन वेदर बाय यूजिंग वेदर इंस्ट्रूमेंट्स इज एन एग्जांपल ऑफ कलेक्टिंग, मीन्स हमें वेदर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है बाय यूजिंग वेदर इंस्ट्रूमेंट्स। कोई भी वेदर इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं तो उसको क्या, किसकी एग्जांपल है वो, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, बोथ ए एंड बी, या फिर नाइदर ए नॉर बी। प्राइमरी डाटा क्या होता है, जैसे हमने वेदर की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की है तो जो हम वेदर इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा। ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन हमें वेदर के बारे में मिलेगी यूजिंग वेदर इंस्ट्रूमेंट, मीन्स वेदर इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं वो तो प्राइमरी डाटा हो गया, और उसको यूज करके जो इंफॉर्मेशन वेदर के बारे में मिलेगी उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डाटा। तो इसका राइट आंसर क्या है, वेदर इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा है इन्होंने, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी डाटा। नेक्स्ट, which map helps in understanding the climate, resources, rainfall, soil, etc. yes, जलवायु, संसाधनों, वर्षा, मिट्टी आदि को समझने में कौन सा मैप मदद करता है, भौतिक मानचित्र, सामाजिक मानचित्र, आर्थिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर इज फिजिकल मैप, क्योंकि जो फिजिकल मैप है उसमें क्या है, ये सारे क्लाइमेट, वर्षा, रिसोर्सेज, रेनफॉल, सॉइल वगैरह क्या है ड्रॉ की होती हैं, जो उसका फिजिकल भौतिक मानचित्र। सामाजिक में तो नहीं, सोशल में तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा, इकोनॉमिक के बारे में भी नहीं, इकोनॉमी में भी नहीं हमें पता चलेगा, तो द राइट आंसर इज फिजिकल मैप। नेक्स्ट, which of the following teaching methods material is considered most suitable for teaching a lesson on wildlife? एक टीचर ने वाइल्ड लाइफ के ऊपर क्या है लेसन टीच करना है, तो इनमें से वो उनके लिए कौन सा मेथड सबसे इम्पोर्टेंट है, मटेरियल जो वो यूज करके वो अपना लेक्चर टीचिंग बच्चों को करवाएंगी, मॉडल, बी टूर, सी फिल्म शो, या डी स्लाइड शो। यस, द राइट आंसर इज ए मॉडल। मॉडल में क्या है, बच्चों को वो ऑब्जर्व करते हैं, उसको थिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं इफेक्टिवली। अगर टूर की बात करें तो वाइल्ड जंगल में जाना तो ये खतरे से खाली नहीं है, तो ये तो रिस्की काम हो सकता है। फिल्म शो और स्लाइड शो में भी उतनी डीपली हम नहीं जा सकते, पर मॉडल में क्या है, डीप डीप एस्पेक्ट्स को क्या है ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसलिए मॉडल क्या है बेस्ट मेथड है वाइल्ड लाइफ के ऊपर। नेक्स्ट, मॉडल्स आर यूज्ड एज इफेक्टिव टीचिंग मटेरियल। मॉडल प्रभावी शिक्षण सामग्री के रूप में उपयोग किए जाते हैं क्योंकि गिव लर्नर्स अ चांस टू ऑब्जर्व एंड एक्सप्लोर थिंग्स इफेक्टिवली, एंटरटेन स्टूडेंट्स, बोथ ए एंड बी, एंड बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग। ठीक है, एंटरटेन तो ठीक है, बट इससे सबसे ज्यादा राइट आंसर क्या है, ये लर्नर्स को एक चांस देते हैं थिंग्स को ऑब्जर्व करने में, एक्सप्लोर करने में थिंग्स को इफेक्टिवली। जैसे मॉडल आपने देखा ही होगा कैसे उसमें ब्रीक ब्रीक चीजों को भी ध्यान रखा जाता है, तो वो क्या है ऑब्जर्व करते हैं और इफेक्टिवली चीजों को समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट, द स्कोप ऑफ ज्योग्राफी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। जो भूगोल के दायरे में निम्नलिखित में से क्या शामिल है, भूगोल के दायरे में क्या क्या आ जाता है, इनमें से रिलेशंस बिटवीन मैन एंड फिजिकल एनवायरनमेंट्स, रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल सिस्टम एंड इकोनॉमी। तो ज्योग्राफी के दायरे में तो ये नहीं आता ना, इकोनॉमी नहीं आती, इसके लिए तो सोशल साइंस में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बने हुए हैं, बहुत ए एंड बी एंड नन ऑफ द राइट आंसर इज, तो क्या आ गया इसमें, क्या है ज्योग्राफी में क्या है
मैन और उसके फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ उसका क्या है, रिलेशन दिखाया जाता है। उसके आसपास का जो सारा एनवायरनमेंट है उसके साथ उसका रिलेशन दिखाया जाता है। तो राइट आंसर इज रिलेशंस बिटवीन मैन एंड फिजिकल एनवायरनमेंट्स। यस, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने एक ये देखिए, मैंने ग्रेट इंडियन राइटर्स पे भी अपनी प्लेलिस्ट बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। और सोशल साइंस पे भी मैंने अपनी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और उसे चेक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या है, मुझे और वीडियोस आपके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में मुझे क्या है और मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।